जय हिंद दोस्तों। नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण सवालों को बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक्स के साथ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सारे सवाल आपके महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित आपके सवाल पूछे जाते हैं और उनको कैसे लगाना है, कैसे डील करना है, ये आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल जो कि है यूनिट डिजिट का। अब यूनिट डिजिट के सवाल जब भी आते हैं तो इनमें कुछ 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसका, यूनिट डिजिट का क्या होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि आखिरकार यूनिट डिजिट होता क्या है ना। बहुत बेसिक से हम सारी चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 3, 3, 2 और 5, है ना, 325। अब इसका अगर यूनिट डिजिट बोला जाए, मतलब इकाई अंक बोला जाए, तो ये लास्ट वाला होता है। किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है वही उसका यूनिट डिजिट होता है, मतलब इकाई अंक होता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब भी इकाई अंक का सवाल आता है तो क्या हमें पूरे नंबर को लेके चलना है? बिल्कुल भी नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के साथ काम करना है ना। जैसे हम यहाँ पे अगर कहें कि इसी नंबर को एक और नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए 47 से, तो कह रहा है कि इसमें अगर सवाल बना दिया जाए कि इन दोनों नंबर को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये नहीं कि पूरा सब नंबर को मल्टीप्लाई करने लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका समय बर्बाद हो जाएगा और ये सही तरीका है भी नहीं। अगर आप यूनिट डिजिट के सवाल कर रहे हैं तो सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़िए। यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 5 है ना। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है? 7 है। तो बस 5 और 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 35, और 35 में भी यूनिट डिजिट क्या आता है? 5। मतलब हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 5 मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। यही है आपका आंसर। ऐसे ही जोड़ने में भी यूज कर सकते हैं, घटाने में भी यूज कर सकते हैं, हर एक जगह। लेकिन जब बात आती है पावर की तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण चीज़ें सीखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर दिया है और उसके पावर में कुछ दिया है। अब पावर करेंगे तो इकाई अंक तो डायरेक्टली निकलेगा नहीं। अगर छोटा सा पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे 37 और इसकी पावर 4 है, तो इसको तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ 7 है, 7 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 7 का 4 बार मल्टीप्लाई। तो ऐसे कर लेंगे 7 × 7 × 7 × 7, और इसका हम लोग यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, है ना। तो छोटा पावर अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बड़े पावर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको तरीका सीखना पड़ेगा। बिना तरीका सीखे आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर है आपके पास और उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाए, यहाँ पर 0, 1, 5 या फिर 6। अगर ये 4 नंबर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में आते हैं, अगर ये 4 अंक 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या फिर 6 आ जाए, अगर ये 4 अंक किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट में आ जाए और उसका पावर कुछ भी हो, कितना छोटा भी हो, कितना बड़ा भी हो, बस ये है कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पावर अगर कोई नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना भी बड़ा पावर हो, तो ऐसे संख्या का यूनिट डिजिट नहीं बदलता है। यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझिएगा, हमारे पास एक नंबर है 4, 0, 3 और 6, है ना। इसके पावर में हम लोग कर दे रहे हैं 10,019। ठीक है, रैंडम एक नंबर ले लिए, पावर में कुछ भी। अब देखिए इसकी यूनिट डिजिट को, क्या 0, 1, 5, 6 में से कोई एक अंक आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसका यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा, पावर में चाहे कुछ भी हो। ये हमेशा कितना आएगा? यूनिट डिजिट यही निकल कर आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमें यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 6 के बराबर ही मिलने वाला है। क्लियर हो गई? तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब अगर इसके अलावा, इन 4 अंकों के अलावा कोई और नंबर आता है आपके सामने तो कैसे करेंगे? क्योंकि पावर बड़ा होगा तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो अगर कोई और नंबर आ जाए, ठीक है, तो पावर को क्या करना होता है? पावर को यानी n को 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करके, और हमें क्या लेना है? यहाँ पे रिमाइंडर लेना है। क्या लेना है? हमें सिर्फ रिमाइंडर ले लेना है। क्लियर हो गया? तो बस यही काम आपको करना है। अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 के अलावा कुछ भी आए तो उसके पावर को 4 से डिवाइड कर लीजिए और यहाँ पे उसका सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करके रिमाइंडर ले लेना है। बस आपको यही काम करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितना है इस प्रश्न में? 7 की पावर 103 है। मतलब संख्या का यूनिट डिजिट
7 है ना। इसके पावर में 103 है, पावर बड़ा है, तो पावर को हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 से डिवाइड कर लेंगे। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था कि 4 को अगर किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आप पूरी संख्या को 4 से मत डिवाइड करिए। 4 का यही खासियत है कि आप पूरी संख्या को मत डिवाइड करिए 4 से, लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करिए, है ना। लास्ट का 2 अंक यहाँ पे कितना है, 03 है ना, 03 है। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, चूँकि 3 यानी ऊपर वाला छोटा है इससे 4 से, तो यही रिमाइंडर निकल कर आएगा, यानी रिमाइंडर हो गया हमारे पास 3। और वैसे भी अगर हम पूरा 103 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 तक तो 4 से कट जाएगा, 25 चौके 100, 3 बच जाएगा और, है ना, तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो मतलब हमें इस यूनिट डिजिट को तो लिखना ही लिखना है, पावर में हमें रिमाइंडर रखना है। रिमाइंडर कितना आया है, 3 आया है, ठीक है। तो 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3, 7 × 7 × 7, 7 7 21 49, 49 का मतलब 9 हो गया। फिर यहाँ पर 7 है तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63 यानी कि 3 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट इस पूरे का 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप सोच रहे होंगे, है ना, कि अगर भाई जैसे हमें यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर दे दे जो 4 से कटने वाला कोई नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ 108 होता, तो 108 तो फिर 08 4 से कट जाता, तब रिमाइंडर क्या लेते। जब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए 08 आ गया और 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में तो रिमाइंडर आ गया 0, है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। लेकिन आपको 0 नहीं लेना है, 0 आपको नहीं लेना है। उस केस में रिमाइंडर कितना ले लेना है, 4। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो रिमाइंडर को 4 रखना है पावर में, क्योंकि 0 रखेंगे तो फिर सारा खेल ख़त्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि किसी भी नंबर के पावर में 0 होना मतलब 1 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको 4 ले लीजिए, और अगर 1 2 3 आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब सवालों को लगा लेंगे आप लोग। चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल देखते हैं। अब इसमें भी यूनिट डिजिट ही निकालना है, लेकिन 3 4 दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, है ना। सबका यूनिट डिजिट यहाँ पर 3 है, इनके पावर में कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट पकड़ना है। इसका इकाई अंक कितना है, 3 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3। अब सीधे सीधे क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि यूनिट डिजिट में 0 1 5 6 नहीं है ना, 0 1 5 6 में से उन नंबर में से नहीं है यहाँ पर, तो पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 4 से डिवाइड करना है मतलब लास्ट के 2 अंक को डिवाइड करिए। लास्ट का 2 अंक कितना है, 49। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पर बताइए, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 12 चौक 48, 48 तक कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो रिमाइंडर आ गया 1। मतलब यहाँ रखेंगे पावर 1 प्लस, फिर यहाँ 3 है, इसके बाद 50 है, तो 50 को डिवाइड करिए 4 से, तो 48 तक तो कट जाएगा, रिमाइंडर इस केस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया पावर का 2। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से 3 है, प्लस प्लस लगाते जाइएगा, जो साइन है उसको लगाते जाइए। 3 है 51, यहाँ 51 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा, क्योंकि 48 तक कट जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 3। बस अब देखिए 3 का पावर 1 तो 3 ही होता है, 3 का स्क्वायर प्लस है ना, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 3 का क्यूब 27 होता है, तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, 7 ले लेंगे, 27 का 7 आ गया। फिर इनको जोड़िए, 9 3 12, 12 को हो गया 2, है ना, 2 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, यानी यूनिट डिजिट हमारे पास 9 आएगा। इस सवाल का एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट पे। देखिए दोस्तों, एक टाइप ये भी बहुत पूछा जाता है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने होते हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, या फिर विषम गुणनखंडों की संख्या, यानी कि इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स हो गए, नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स हो गए, सारी चीज़ें आपको निकालने के लिए बोलता है। तो एक एक चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तीनों चीज़ें बताएंगे आपको। हमारे पास यहाँ पे 1540 एक संख्या है, इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने होंगे। सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर होता है कि भाई इस पूरे नंबर को फैक्टराइज करिए प्राइम फैक्टर्स में, है ना, यानी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। अच्छा, अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर है आपके पास 154 × 10, यही ना है। तो 154 11 से कटने वाला नंबर है, तो 154 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 और मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14। हाँ ठीक है, 11 × 14 करेंगे तो 154 हो गया, इंटू का 10 है यहाँ पर, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 लिखा जा सकता है, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको भी और तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 7, है ना, 14 को 2 × 7 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए पावर के फॉर्म में इनको लिखिए सबको, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 2 मतलब 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद 5 एक ही बार है,
फिर इसके बाद 7 भी एक ही बार है, फिर इसके बाद 11 भी यहाँ पर एक ही बार है ना, कट गया। सारे के सारे को हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स में बदल दिए। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल गुणनखंडों की संख्या, क्लियर। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो सीधे सीधे आपको एक काम करना है, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, जितने भी पावर आपको दिख रहे हैं सब में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 होगा मल्टीप्लाई, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 होगा, फिर इसके बाद इसमें भी 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। सिर्फ पावर को लेना है और किसी को नहीं। यहाँ 1 है, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करिए, 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, ठीक है, मतलब यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे इसके यहाँ पर 24 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों की संख्या, है ना, तो यहाँ पर इवन फैक्टर्स कितने होंगे ये निकालते हैं। चलिए, इवन फैक्टर्स है ना, इवन फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो 2 का पावर है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर जो इवन नंबर का पावर है, क्योंकि जब भी हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो इवन नंबर में जो प्राइम नंबर आता है वो सिर्फ 2 ही है, उसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। सारे के सारे ऑड ही संख्या हैं जो प्राइम होते हैं, है ना, 2 के अलावा। तो 2 का जो पावर है उसको एज इट इज लेना अगर आपको इवन फैक्टर्स चाहिए तो। 2 का पावर कितना है, 2 है यहाँ पर, तो सिर्फ 2 ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। बाकी जो हैं उनमें 1-1 बढ़ा लेंगे। सब में 1-1 बढ़ाइए, तो 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, फिर 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, फिर 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, कितना आ गया यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 16 आपका। अब इसके बाद अगर आपको ऑड फैक्टर्स चाहिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स चाहिए, यानी कि विषम गुणनखंड कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए आप 2 को सीधे सीधे हटा दीजिए, क्योंकि 2 का तो उसमें काम है नहीं। ऑड फैक्टर्स में 2 का काम नहीं है, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इसको हटा देंगे, बाकी जो बचे उनमें 1-1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लीजिए पावर में ध्यान रखें। 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, यहाँ भी 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ भी 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया, 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। अब इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करिए, जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, जो टोटल हैं, टोटल ये इन दोनों के सम के बराबर है, यानी कि इवन प्लस ऑड के बराबर है। तो इवन फैक्टर्स प्लस यहाँ पर ऑड फैक्टर्स, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं कि अगर टोटल फैक्टर्स आपको पता है, इवन फैक्टर्स 16 आ गए, तो ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे, 24 में से 16 तो इवन हो गए, बचे कितने 8 जो कि ऑड हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, इनको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी टाइप के सवाल आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़िए, चौथा सवाल ये रहा दोस्तों, है ना, चौथा ही है, यहाँ पे तीसरा लिख दिए हैं, चौथा सवाल है ये, इसको देखिए। अब इसमें भी वही चीज़ है, आपको गुणनखंडों की कुल संख्या निकालनी है ना। सीधे सीधे इसको पहले प्राइम फैक्टर्स करिए। देखिए ये हमारा 100 है और 36 है। 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 9 है ना, 4 × 9 तो 36 बन जाएगा। 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है, हमें प्राइम फैक्टर्स में ही लिखना है। 9 का मतलब होता है 3 का पावर 2। फिर इसके बाद 100 के बारे में बात करते हैं। 100 होता है 4 × 25, 25 चौके 100, है ना। 4 का मतलब हो गया 2 की पावर 2, है ना, और 25 का मतलब हो गया 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर। अब थोड़ा और देखिए, 2 का पावर 2 यहाँ है, 2 का पावर 2 यहाँ है, यानी कि 2 का पावर टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 4, फिर 3 का पावर 2 यानी स्क्वायर, और 5 का पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर। अब टोटल फैक्टर्स चाहिए, क्या करते हैं हम लोग, पावर 1-1 बढ़ा के मल्टीप्लाई। 4 में 1 बढ़ाएंगे 5 हो जाएगा, फिर 2 है यहाँ पे पावर, 1 बढ़ाएंगे तो 3 होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा। 3 × 9 × 5 45 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें आपको एक होमवर्क दे रहा है, आपको इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताने हैं कि कितने हो गए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर दोनों बताइएगा कितने कितने आएंगे। क्लियर है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न जो है ये है आपका डिविजिबिलिटी से, है ना। डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़े भी होंगे, और यहाँ पर जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे हम आपको समझाएंगे भी अच्छे से। इसमें 9 से डिविजिबिलिटी रूल का नियम पूछा गया है, उस पर आधारित सवाल है। कह रहा है कौन सी संख्या 9 से विभाज्य डिविजिबल है ना। 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, 9 और 3 इन दोनों का रूल सेम होता है। 3 का नियम ये कहता है कि
सभी अंकों को जोड़ लीजिए, सभी डिजिट्स जितने भी उस संख्या के अंदर उनको जोड़ लीजिए, और अगर वो सम जो है वो 3 से कट गया तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ऐसे ही 9 का भी रूल है। 9 का रूल भी यही कहता है कि सभी अंकों को जोड़िए और जोड़ने के बाद अगर 9 से कट गया सम तो कट गया, मतलब वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग कौन से संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है ना। देखते जाइए। पहले को अगर चेक करें तो सबको जोड़ लीजिए। 4 1 5, 5 और 7 12, 12 और 4 16। यहाँ पर सबका टोटल 16 आ गया। क्या 16 9 से कटता है? नहीं कटता, मतलब ये संख्या भी 9 से आपकी नहीं कटेगी, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं। 4 1 5, 5 और 4 9, 2 11, 11 आ गया, ये भी 9 से नहीं कटता, मतलब ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगी। इसके बाद इसको देखिए, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 मतलब ये भी 9 से नहीं कटेगा। बचा एक ही है, यही हो जाएगा। करके भी देख सकते हैं। 4 1 5, 3 8, 1 9, 9 9 जो है 9 से कट जाता है, मतलब ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का भी यही रूल है कि जो भी संख्या उसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए दोस्तों, जो तगड़े तगड़े सवाल है ना, वो 11 और 8 के डिविजिबिलिटी रूल पर बनते हैं। 11 हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया, इनके डिविजिबिलिटी रूल पर बनते हैं, है ना। एकदम महत्वपूर्ण सवाल। चलिए देखा जाए। 11 से विभाज्य पूरी संख्या जो भी दी गई है यहाँ पर, जितने भी अंक की हो, है ना, ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य है। जहाँ y एक अंक है, बीच में घुसा हुआ है, देख लीजिए y एक डिजिट है, इस डिजिट का मान क्या है ना। तो सबसे पहले आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए समझाते हैं इसी सवाल के माध्यम से। हमें जो संख्या दी गई है वो है 4 8 3, फिर इसके बाद y 7 1 8, है ना। ये हमारे पास एक संख्या है, 7 अंकों की है। इसे कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी संख्या 11 से डिविजिबल है, मतलब 11 से डिवाइड हो जाता है। अगर वो संख्या 11 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब 11 का जो भी डिविजिबिलिटी रूल होगा उस नियम का पालन करेगा ये। चलिए नियम लगाते हैं, नियम का पालन इसमें करवाइए। 11 का रूल ये कहता है कि अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़कर, है ना। फिर उसके बाद उनका डिफरेंस लीजिए। कैसे? देखिए, अगर हम 4 से शुरू करेंगे तो एक एक अंक छोड़ के जोड़ना है ना। 4 से फिर यहाँ पर 3, 4 3 7 हो गया। 7 में 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 14 में 8 अगर जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, है ना। तो सबका जोड़ कितना आया अल्टरनेट वालों को, है ना, 22 आ गया यहाँ पे। फिर इसके बाद और भी तो हैं अल्टरनेट, देखिए कहाँ कहाँ। 1 है, 1 के बाद y है, y के बाद 8 है, तीनों को जोड़िए तो 1 और 8 9 हो जाएगा, प्लस y यहाँ पे, तो यहाँ हो गया 9 प्लस y। ठीक है, अब इनका क्या करना है, हमें डिफरेंस लेना है, और ये डिफरेंस 0 आए या फिर 11 का कोई डिविजिबल नंबर आए, है ना, 11 से कोई कटने वाला नंबर आ जाए। तो अगर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 22 आ जाए, ये डिफरेंस जो है ये चीज़ है ना, तब वो संख्या 11 से कटेगी। अब हमें अगर 0 लाना है, इन दोनों का डिफरेंस 0 लाना है, तो ध्यान से सोचिएगा, है ना, सोचना पड़ेगा आपको। अगर हमें 0 लाना है डिफरेंस, तो ये तो 22 है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 22 हो जाए अगर, तो 22 माइनस 22 0 हो जाएगा। और अगर इसको 22 करना है हमें, तो 9 में ऐसा क्या जोड़े कि 22 हो जाए, तो 9 में हमें 13 जोड़ना पड़ेगा। और y जो है अगर हम 13 लेंगे तो ये हमारी नासमझी है। क्यों? क्योंकि y जो है 13 हो ही नहीं सकता, क्योंकि y एक सिंपल सा एक डिजिट है, और डिजिट कभी 2 अंक का नहीं होता है ना। तो मतलब y की वैल्यू 13 तो नहीं हो सकती, 13 नहीं आएगा, है ना। तो मतलब ये वाला कैंसिल हो गया। अब हम इसको उठाते हैं, हमें डिफरेंस 11 लाना है, मान लीजिए, है ना। तो 22 में हम ऐसा क्या घटा दें कि 11 आ जाए हमारे पास, तो 22 में हम 11 ही घटाएंगे तभी 11 आएगा, यानी कि इस पूरे की वैल्यू हमारे पास 11 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 11। और अगर ये पूरा का पूरा 11 होगा तो उसके लिए y कितना होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 आएगा, तभी 11 से डिविजिबल होगा, मतलब y की वैल्यू हमें 2 लेनी पड़ेगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। समझे? अच्छे से क्लियर हो गया होगा? वीडियो लाइक करना है। देखिए दोस्तों, जिस सवाल की बात यहाँ पर की जा रही थी वही सवाल यहाँ पर आ गया, 11 और 8 दोनों, है ना। चलिए, हमारे पास एक संख्या है 10 अंकों की है। इस संख्या को चुपचाप से लिख लीजिए, या फिर अभी मत लिखिए, रुक जाइए। ये जो पूरी संख्या है ये 88 से डिविजिबल है। अगर 88 से डिविजिबल है तो 88 का डिविजिबिलिटी रूल इसको मानना पड़ेगा, यानी उस रूल का पालन करना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि y के सबसे बड़े मान के लिए
2x माइनस 3y क्या होगा। अब y की वैल्यू हमें मैक्सिमम लेनी है, ठीक है। चलिए पहले 88 का डिविजिबिलिटी रूल समझ लीजिए। जो 88 का नियम है ये डायरेक्टली नहीं लगा सकते, इसे हमें पहले तोड़ना पड़ेगा। 88 को ऐसे दो नंबर में तोड़िए जो एक दूसरे के साथ को प्राइम हो, है ना, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर हम 22 चौक 88 कर दें तो 22 और 4 में 2 कॉमन होता है, लेकिन ऐसा नहीं लेना है हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनके बीच कुछ कॉमन ना हो। तो 11 × 8 लिख सकते हैं इनको, है ना। यानी जो संख्या 11 और 8 दोनों से कटेगी, यानी दोनों के नियम को मानेगी, वही संख्या 88 के नियम को मान सकती है ना। तो हमें 11 का नियम तो पता है, 8 का नियम बस आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट गया तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इसके लास्ट का 3 डिजिट पकड़िए, चूँकि ये संख्या 88 से डिविजिबल है, मतलब 11 का भी रूल सेटिस्फाई होना चाहिए, इसमें 8 का भी रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहले 8 का रूल लगाते हैं। 8 के रूल में हम लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ते हैं, कितना है 5y और 2। अब इसे हमें 8 से डिवाइड करना है, ठीक है, 8 से हमें इसको डिवाइड करना है। अब अगर इसे 8 से डिवाइड करना है तो हम y का वैल्यू क्या ले लें ऐसा कि ये पूरी की पूरी संख्या मतलब 3 डिजिट ये 8 से कट जाए। सबसे बड़ा मान लेना है, तो सबसे बड़ा मान अगर लेंगे हम लोग तो यहाँ पे हमें y का सबसे मैक्सिमम वैल्यू 9 लेना पड़ेगा, क्योंकि डिजिट सबसे बड़ा 9 होता है ना। तो अगर हम 9 ले लें, 9 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 592 हो जाएगा। और इसको 8 से डिवाइड करिए भला, 8 सत्ते यहाँ पर 56, है ना, ध्यान से देख लीजिएगा। 8 सत्ते 56, बचा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 8 चौके 32 मिल गया हमें। y का वैल्यू 9 ही होगा, क्योंकि 9 जैसे ही लेते हैं तो ये पूरी संख्या मतलब 3 डिजिट जो है 8 से कट जाती है ना। यानी कि पूरी संख्या 8 से कटेगी अगर y की वैल्यू हमने 9 लिया तो। y की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है यहाँ पर 9 के बराबर, ठीक है। अगर 9 पे नहीं ये संभव होता कटता तो फिर 8 पे आते, उस पर भी नहीं होता तो फिर 7 पे आते, फिर 6 पे आते। इस तरीके से हमें चेक करना है, क्लियर है। चलिए तो पहले में ही मिल गया, अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 9 मिल चुकी है, तो हम यहाँ पे 9 रख देते हैं। फिर से इसको रीराइट करते हैं, कितना होगा हमारे पास नंबर 6 4 3, फिर इसके बाद है x 1 1 4 5, y है, y की वैल्यू मिल चुकी है 9 है, फिर 2 है ना। तो ये पूरी संख्या है। अब इसको किससे चेक करना है 11 से। 8 का रूल तो हमने लगा लिया, अब हमें 11 का रूल लगाना है। 11 का रूल वही अल्टरनेट जोड़िए, क्या है यहाँ पर 6 3 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 और 9 14 6 20, 3 23, ठीक है 23। तो 23 हो गया, इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि आगे चला जाएगा ये, तो 23 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 23, ठीक है। फिर इसके बाद और देखिए अल्टरनेट, यहाँ से शुरू करिए 2 5 7, 7 1 8, 8 प्लस x, फिर यहाँ पर +4, तो 8 4 12 प्लस x हो गया। ये कितना हो गया यहाँ पे 12 प्लस x हो जाएगा, 12 प्लस x हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। क्लियर है बात अच्छे से। अब देखिए अगर हमें डिफरेंस को है ना 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए भैया यहाँ पे 23 है तो यहाँ भी 23 होना चाहिए, और यहाँ अगर 23 होना चाहिए तो 12 में हम क्या जोड़ें कि 23 हो, 11 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो x की वैल्यू अब 11 तो ले नहीं सकते क्योंकि ये 2 अंक का है, क्योंकि x क्या है सिर्फ एक डिजिट है ना। तो 0 वाला काम नहीं किया, अब क्या लेंगे 11 वाला काम लेंगे, है ना। हमें डिफरेंस क्या लाना है 11 लाना है। बताइए 23 में हम ऐसा क्या घटाएं कि 11 आ जाए, तो 23 में तो 12 घटाते हैं तो 11 आता है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या कितनी होनी चाहिए 12 होनी चाहिए। और 12 अगर है तो 12 में हम क्या जोड़े कि 12 ही रह जाए, इसके लिए 0 होना चाहिए। तो x हमारा एक डिजिट है जो कि 0 होना चाहिए। क्लियर हो गया। x के बारे में हमें यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए, उसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला है, तो हम जो संख्या समझ में आएगा वो ले लेंगे। क्लियर हो गई, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 0 लिया तो ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो गई। y की वैल्यू 9 लिया तो संख्या 8 से डिविजिबल हो गई। 9 और 8 दोनों का रूल लगा चुके हैं, 11 और 8 दोनों का रूल लग गया है, मतलब ये पूरी संख्या 88 से अब डिविजिबल होने के लिए तैयार है। दोनों वैल्यू मिल चुके हैं, इसमें रख लीजिए। तो 2 × x, x का मतलब 0, माइनस
3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 9 है, ये तो 0 हो गया और ये आ जाएगा 27, लेकिन माइनस का 27 है ना, 0 माइनस 27 माइनस का 27 आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहा। समझ गए होंगे। आगे चलिए एक आध सवाल और करते हैं। इसको देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण ज़बरदस्त सवाल है। इसमें एक 9 अंकों की संख्या दी गई है, 72 से डिविजिबल है। अब 72 है तो 72 को 2 अंकों में ऐसा तोड़िए, 2 संख्याओं में जिनके बीच कुछ कॉमन ना हो। 24 3 72 भी होता है वैसे, लेकिन 24 और 3 में 3 कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 8 और 9। 72 जब भी दिखे तो 8 और 9 पकड़िए, 8 और 9 में कुछ कॉमन नहीं होता है ना। तो मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि 9 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। 8 का रूल आपको बता ही चुके हैं। यहाँ पर आपको लास्ट का 3 डिजिट पकड़ना है, 5x2। फिर कह रहा है कि x के सबसे बड़े मान। अब 5x2 9 ले लेंगे तो कट जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 9 ले लें, यहाँ पे x की सबसे बड़ी वैल्यू 9 ले लें तो 592 बन जाएगा। पिछले सवाल में यही तो था, है ना, 592 ही था, जो कि किससे कट जाता है, 8 से कट जाता है। यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ पर 9 मिल चुकी है। y की वैल्यू हमें निकालनी है, उसके लिए 9 का रूल लगाना पड़ेगा। अब देखिए फिर से संख्या को लिखिए, कितना है 5 है ना, y तो निकालना है तो y रहने दीजिए, 9 7 4 0 5, फिर x है, x की वैल्यू निकाल चुके हैं 9 है ना, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर। अब ये संख्या हमारी किससे डिविजिबल है, यहाँ पर 9 से। 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जितने अंक मिलाकर 9 हो जाते हैं उनको हटाते जाइए, काटते जाइए। ठीक है। इसको देखिए, ये एक अकेला 9 है तो ये तो 9 से कटेगा ही। फिर इसके बाद 4 और 5 मिलाकर 9 हो जाता है, ये भी कट गया 9 से। यहाँ पे ये अकेला 9 है, ये भी कट गया 9 से। 7 और 2 मिलाकर 9 हो जाता है, ये भी कट गया 9 से। बचे कौन कौन है, ये दोनों 5 और y बचे हैं। मतलब अंकों को जोड़ेंगे तो 5 + y आएगा। ये 9 से कटना चाहिए। इसके लिए y की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 4, क्योंकि ऊपर अगर 9 होगा तभी तो 9 से कटेगा भाई। तो यहाँ पर मतलब 5 + 4 होगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 / 9 कट जाएगा। y की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 4 ले लेंगे। ठीक है, रख दीजिए x - 2y। तो x मतलब 9 - 2 × y, y की वैल्यू 4 है तो 9 - 8 यानी कि 1 आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा आज के क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को हमने सीखा इस क्लास में। उम्मीद करते हैं कि ये हर एक चीज़ आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे, सीख गए होंगे। इस टाइप के सवाल आएंगे तो उनमें अप्लाई भी करेंगे और अच्छे से अपना स्कोर बढ़ाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।